नमस्कार। दुनिया, देश और राजनीति से लेकर रक्षा और कूटनीतिक तक की हर बड़ी खबर पर होगी हमारी खास नजर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका ईरान विवाद फिर गहरा। ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को बताया बकवास। क्या मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका और ईरान से सामने आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसे तेहरान ने क्षेत्र में संघर्ष खत्म करने के लिए भेजा था। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान का प्रस्ताव बेहद कमजोर और बकवास है। इतना ही नहीं, उन्होंने मौजूदा संघर्ष विराम को भी लाइव सपोर्ट पर बताया। दरअसल वाशिंगटन की ओर से बातचीत दोबारा शुरू करने की कोशिशें चल रही थी, लेकिन इसी बीच ईरान ने कुछ शर्तें रखी जिन्हें अमेरिका ने तुरंत अस्वीकार कर दिया। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप का बेहद रुख रवैया देखने को मिला। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अमेरिका अब और सख्त रुख अपना सकता है। इस बयान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच हालात एक बार फिर बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। मध्य पूर्व पहले से ही युद्ध जैसे हालात से गुजर रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि अमेरिका और ईरान अगला कदम क्या उठाते हैं। पाकिस्तान पर भी बड़ा आरोप लगा है। पाकिस्तान ने चुपके से ईरान की मदद की। अमेरिका ईरान संघर्ष विराम के बीच पाकिस्तान को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। एक अमेरिकी न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने ईरान लड़ाकू विमानों को अपने एयरबेस पर पनाह दी थी ताकि उन्हें अमेरिकी हमले से बचाया जा सके। हालांकि अभी तक अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान किसी भी देश ने इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस रिपोर्ट ने पूरे क्षेत्र में राजनीतिक हलचल भी तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि पाकिस्तान ने गुप्त रूप से ईरानी विमानों को अपने एयरफील्ड पर पार्क करने की अनुमति दी थी। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व की राजनीति पर नहीं बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञ का मानना है कि इस खुलासे के बाद पाकिस्तान की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर आने वाली आधिकारिक प्रतिक्रियाओं पर बनी हुई है। इधर होर्मुज में बड़ा हमला हुआ है। अमेरिकी तेल टैंकर तबाह होने का दावा किया गया। क्या दुनिया की तेल सप्लाई पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? अमेरिकी बाजार और वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर भी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक एक अमेरिकी तेल टैंकर होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था, तभी ईरानी बलों ने उस पर कथित मिसाइल हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि हमले में तेल टैंकर पूरी तरह नष्ट हो गया है। हालांकि अभी तक अमेरिका या ईरान की ओर से इस घटना पर भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये खबर सही साबित होती है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक माना जाता है, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल सप्लाई पर निर्भर है। ऐसे में किसी भी बड़े हमले का असर सीधे तेल कीमतों और शेयर बाजार और वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है। वहीं पाकिस्तान सेना पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। सिंह नेता सफी बुरफत ने पाकिस्तान सैन्य व्यवस्था पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना लंबे समय से धार्मिक, चरमपंथ और आतंकवाद को समर्थन देती रही है। सफी के मुताबिक देश की राजनीति, मीडिया, न्यायपालिका और यहाँ तक की अर्थव्यवस्था पर भी सेना का गहरा नियंत्रण है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनी हुई सरकारों को बार बार हटाने और नेताओं को दबाने के पीछे भी सेना की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाएं लगातार कमजोर की जा रही हैं। इन आरोपों के बाद पाकिस्तान की राजनीति, व्यवस्था और सेना की भूमिका को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान सरकार और सेना इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। पश्चिम एशिया से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण लेबनान के कई कस्बों पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, अब जबकि 5 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक युद्ध विराम समझौते के बावजूद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष लगातार जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली युद्धक विमानों ने कफर रेमान इलाके में लगातार कई हवाई हमले किए। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई तेज करते हुए इजरायली जमीनी ठिकानों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। इसी बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को भी पूरी तरह से अस्वीकार बताया, जबकि तेहरान ने अमेरिका पर अनुचित मांगे रखने का आरोप लगाया। मध्य पूर्व में बढ़ते इस तनाव के बीच पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है।
ट्रंप की चीन यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। ताइवान और तेल होंगे बड़े मुद्दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी आगामी चीन यात्रा के दौरान ताइवान और ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़े मुद्दे होंगे। व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपने संबोधनों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ताइवान को लेकर तनाव बढ़ने की संभावना फिलहाल कम है। ट्रंप ने दावा किया है कि उनका प्रशासन चीन के साथ पहले से बेहतर तरीके से काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने पूर्व अमेरिकी सरकारों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने चीन को अमेरिका का फायदा उठाने दिया। पश्चिम एशिया और होर्मुज की स्थिति का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि चीन अपने तेल भंडार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से हासिल करता है। दक्षिण अफ्रीका से भी सियासी भूचाल की खबरें सामने आई हैं। राष्ट्रपति रामफोसा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। जी हां, राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने साफ कर दिया है कि वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दरअसल संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है। यह पूरा मामला साल 2020 में उनके निजी फार्म हाउस से बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर चोरी होने से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फर्म से करीब 580 मिलियन डॉलर चोरी हुए थे। इस मामले में शुरू हुई जांच में प्रथम दृष्टया कानून के गंभीर उल्लंघन के संकेत मिले थे। अब संवैधानिक न्यायालय के हालिया फैसले के बाद यह मामला फिर से राजनीतिक बहस में केंद्र में आ गया है। हालांकि सभी आरोपों और बढ़ते दबाव के बावजूद राष्ट्रपति रामफोसा ने पद पर बने रहने का फैसला किया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में दक्षिण अफ्रीका की राजनीति किस दिशा में जाती है। पश्चिम एशिया को लेकर एक बार फिर बड़ा और सख्त बयान सामने आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जब तक ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को पूरी तरह निष्क्रिय नहीं किया जाता, तब तक क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल नहीं मानी जा सकती। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि ईरान सैन्य रूप से कमजोर पड़ चुका है और उसके परमाणु संसाधनों को कभी भी हटाया जा सकता है। नेतन्याहू और ट्रंप के इन बयानों के बाद पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बातचीत चल रही है। पीएम मोदी के संयुक्त अरब अमीरात दौरे से पहले ईरान की ओर से महत्वपूर्ण कूटनीतिक गतिविधि देखने को मिल रही है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वे ब्रिक्स विदेश मंत्रियों बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। पश्चिम एशिया की मौजूदा परिस्थितियों के बीच इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। ईरान इस मंच के जरिए क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया के मुद्दे पर वैश्विक समर्थन जुटाने की कोशिश करेगा। भारत के लिए भी यह दौर कूटनीतिक संतुलन की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है, क्योंकि भारत के ईरान और खाड़ी देशों दोनों के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध है। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर भारत लगातार सक्रिय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन से फोन पर बातचीत की और हालिया हमलों की कड़ी निंदा की। पीएम मोदी ने इस कठिन समय में संयुक्त अरब के साथ भारत की एकजुटता व्यक्त करते हुए जनहानि पर गहरा शोक जताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के समर्थन में मजबूती से खड़ा है। साथ ही उन्होंने संयुक्त अरब में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और देखभाल को लेकर वहां के नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया। दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों को आपसी विश्वास और रणनीतिक सहयोग का प्रतीक बताया गया। पीएम मोदी शुक्रवार से 5 देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर रवाना होने जा रहे हैं। इस दौरे में संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल है। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब पहुंचेंगे, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन से होगी। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और रणनीति साझेदारी जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद पीएम मोदी यूरोपीय देशों के दौरे पर जाएंगे, जहां व्यापार, तकनीक और रिसर्च सहयोग को नई दिशा देने पर फोकस रहेगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यात्रा भारत और यूरोप के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी प्रशासनिक खबर भी सामने आ रही है। राज्य के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही बड़ा फैसला लेते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है।
सरकार का कहना है कि इस कदम से सीमा सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा। इसके साथ ही राज्य भर में जनगणना अभियान शुरू करने का भी फैसला लिया गया है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सुवेंद्र सरकार की ये शुरुआती फैसले बंगाल की प्रशासनिक और सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव का संकेत माने जा रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने चेन्नई के डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन से उनके अलवरपेट स्थित आवास पर मुलाकात की। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब राज्य में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच सरकार की स्थिरता, राजनीतिक सहयोग और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले हुई इस मुलाकात को तमिलनाडु की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। पश्चिम एशिया की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ऊर्जा बचाने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में ऊर्जा संकट की चुनौती बढ़ सकती है, इसलिए हर नागरिक को ईंधन की बचत की दिशा में जिम्मेदारी निभानी होगी। पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग करने, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, कारपूलिंग बढ़ाने और जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने अनावश्यक सोने की खरीदारी कम करने की भी सलाह दी है ताकि आयात पर निर्भरता घटाई जा सके और अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखा जा सके। देश की राजनीति में पश्चिम एशिया को लेकर बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा सरकार अब देश को प्रभावी तरीके से संभालने में सक्षम नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने पीएम मोदी को कम्प्रोमाइज्ड बताते हुए पश्चिम एशिया को लेकर सरकार की रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। वहीं बीजेपी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है। असम की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। हिमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें और 4 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस खास मौके पर पीएम मोदी भी मंच पर मौजूद रहे। हिमंत बिस्वा शर्मा असम में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन गए हैं। वहीं राज्य में एनडीए सरकार का यह लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में असम विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद अब आयुष्मान भारत योजना लागू करने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस योजना के जरिए लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि बंगाल के लोगों का कल्याण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आयुष्मान भारत को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार अब केंद्र की योजनाओं को बिना रुकावट जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। एनटीए ने 3 मई 2026 को आयोजित हुई परीक्षा को पेपर लीक के विवाद के बाद रद्द करने का फैसला लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। एनटीए के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था। अब परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और नई तारीख समेत अन्य जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बेटी अनूर्प पटेल का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया है। उन्होंने कहा कि आज कई पटेल समुदाय की लड़कियां समाज से बाहर शादी कर रही हैं क्योंकि उन्हें समुदाय के भीतर उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिल पा रहे हैं। अनूर्प पटेल ने ये भी कहा कि अगर परिवार अपनी बेटियों को बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर दे तो समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और लोग इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। ईडी ने पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता सुजीत बोस को नगर पालिका भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई साउथ दम नगर पालिका भर्ती घोटाले से जुड़ी जांच के तहत की गई है। जानकारी के मुताबिक सुजीत बोस सोमवार सुबह अपने बेटे समुद्र बोस के साथ सॉल्ट लेक स्थित सीजो कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि ईडी पहले ही उनसे जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी कर अहम दस्तावेज जब्त कर चुकी है। गिरफ्तारी के बाद राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में नॉर्थ ईस्ट की 2 महिलाओं के साथ कथित मारपीट, छेड़छाड़ और नस्लीय टिप्पणी का मामला सामने आया है। ये घटना रविवार सुबह करीब 6:30 बजे एक होटल के बाहर हुई, जिसके बाद इलाके में काफी आक्रोश देखने को मिला। पुलिस के मुताबिक कालकाजी थाने में शिकायत मिलने के तुरंत बाद जांच शुरू कर दी गई है। मामले में 4 आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। तेलंगाना में महबूब नगर जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक यह हादसा महबूब नगर बाईपास रोड पर उस समय हुआ जब एक कार यूटर्न ले रही थी और तभी तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक उससे टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार 2 लोग और कार में मौजूद 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 5 ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नाइट पेट्रोलिंग के दौरान सेना के एक जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीओ की दर्दनाक मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक 32 राष्ट्रीय राइफल्स के नायब सूबेदार हीरा बहादुर पांडे रफियादाबाद के हमाम मरकूट इलाके में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वे गहरी खाई में गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सेना की टीम ने 100 को बाहर निकाला और पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। यह इलाका आतंकवाद रोधी अभियानों के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई इलाके से सनसनीखेज मामला सामने आया है। आनंद नगर स्थित एक मैदान में सिर कटा मानव कंकाल और खोपड़ी बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मैदान में खेल रहे बच्चे ने सबसे पहले मानव अवशेष देखे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों के मुताबिक जिस मैदान में कंकाल मिला वहां पिछले कुछ दिनों से आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही थी। पुलिस अब इन घटनाओं के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब खेलते समय 3 साल की बच्ची खौलती चाशनी में गिर गई। बताया जा रहा है कि घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और हलवाई मिठाई बनाने में जुटे थे। इसी दौरान बच्ची खेलते खेलते चाशनी से भरे बड़े बर्तन के पास पहुंच गई और उसमें गिर गई। गंभीर रूप से झुलसी बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे परिवार में शोक का माहौल है। दिल्ली सरकार ने अनाथ बच्चों और युवाओं के लिए एक बड़ी सामाजिक पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑफ्ट केयर स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के अनाथ युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि इस योजना से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। मातृ दिवस के अवसर पर घोषित इस पहल को सामाजिक सुरक्षा और युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हरियाणा के पानीपत में एक पारिवारिक विवाद ने एक दुखद मोड़ ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहू के पहनावे और व्यवहार को लेकर चल रहे तनाव के बीच सास और ससुर ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि परिवार में लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी और दोनों कई बार समझाने की कोशिश भी कर चुके थे। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी और हर पहलू से मामले की पड़ताल की जाए। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार अब गैस सिलेंडर सब्सिडी की पात्रता तय करने के लिए इनकम टैक्स रिकॉर्ड का इस्तेमाल करेगी। उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे संदेशों में कहा गया है कि सब्सिडी की जांच आयकर विभाग के डेटा के आधार पर की जाएगी। इसके लिए लोगों को 7 दिनों के भीतर अपनी जानकारी अपडेट करने को कहा कि समय पर सही जानकारी न देने की स्थिति में एलपीजी सब्सिडी रोकी भी जा सकती है। दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल के सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है
और संबंधित अधिकारियों को 26 मई तक विस्तृत कार्य योजना पेश करने को कहा गया है। साथ ही पुलिस को अवैध वेंडिंग और अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस टास्क फोर्स में कई विभागों के अधिकारी शामिल होंगे और इसकी पहली बैठक 20 मई को आयोजित की जाएगी। माना जा रहा है कि इस पहल से आनंद विहार के क्षेत्र में यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है।